नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव आज आपके लिए लेके आया हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हम हिस्ट्री की एक पूरी लेक्चर सीरीज लेकर आपके लिए आए हैं। इसके अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर। इसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम किसी भी तरीके से स्किप नहीं कर सकते हैं। हम जो ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, इस सीरीज के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग 1885 से लेके मतलब कांग्रेस की फॉर्मेशन से लेके 1947 तक की जो भी घटनाएं हुई थी, उन सारी घटनाओं का एक बैकग्राउंड में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वो घटनाएं क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी और उनके होने के क्या कारण थे। जब ये हम सारा बैकग्राउंड जान लेंगे, हम ये पूरा बैकग्राउंड जानने के लिए लगभग 2 से 3 लेक्चर लेंगे। उन 3-4 लेक्चर्स के बाद हम वन बाय वन एक एक इवेंट के ऊपर आएंगे और उसका डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे। उस पोस्टमार्टम के अंदर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1885 में आईएनसी की बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी, तो उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के अंदर उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इस पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को जानने के बाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो एक मुहिम है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लोगों को अच्छी एजुकेशन पहुंचाने की, वो हमारी मुहिम पूरी हो सके। तो चलिए चलते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली हमने हिस्ट्री के इस पार्ट में हम 1885 से लेकर 1911 तक की जो जो घटनाएं हुई थी हम इसको इसमें समराइज करेंगे, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप ये चीज अज्यूम करिए कि 1885 के अंदर भारतीय कांग्रेस एक तरह से आसमान से टपक पड़ी, मतलब उसका एकदम से उद्भव हो गया। अब 1885 में जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस आ गई, ये क्यों आई, कैसे आई, इसके आने के क्या क्या कारण थे, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ 1885 से पहले क्या था, 1857 आपने एक बात सुनी होगी, रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 का 1857 के विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली लड़ाई थी। यह पहली लड़ाई ऐसी पहली लड़ाई थी जिसके अंदर आर्म्स का यूज किया गया था, क्योंकि 1857 से पहले भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य हुआ करता था। पर क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार ने अपना स्वामित्व ले लिया। अब ये जो ब्रिटिश सरकार ने अपना जो स्वामित्व लिया था, तो उस समय 1857 से पहले भारत के अंदर हुआ करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिश सरकार ने अपना साम्राज्य लिया तो उसके बाद भारत के अंदर कौन आ गए, उसके बाद भारत के अंदर आ गए वायसरॉय। तो जब आप हिस्ट्री में हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे 1858 के बाद से भारत में वायसरॉय का आधिपत्य हो गया। अब क्या होने लगा, जब ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि इस तरीके का आम विद्रोह हो चुका है, जो इनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, जो इनकी पॉलिसीज भारतीयों को दबाने की पॉलिसीज थी, उस पॉलिसी के अगेंस्ट जब इस तरीके का विद्रोह होने लग गया तो उनको लगा, ये मंत्रणा कब से चल रही है, ये चल रही है 1858 के बाद से, कि भारत के अंदर एक ऐसा कोई संस्था को बनाया जाए जो इस तरीके के अगर कोई विद्रोह उत्पन्न हो रहे हो तो उनको बीच में ही सप्रेस कर दिया जाए, या फिर ऐसे विद्रोह की ऐसी उनको इस सीमा तक पहुंचाया ही न जाए कि वो ऐसा विद्रोह कर सकें। तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उस टाइम तक क्या हो रहा था कि अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग टाइप की कॉन्फ्रेंसेस और कांग्रेसेस बन रही थी। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी बन रही थी, मद्रास में कॉन्फ्रेंसेस बन रही थी, बंगाल में कॉन्फ्रेंसेस बन रही थी, और बहुत से अलग अलग राज्यों में कॉन्फ्रेंस बन रही थी। मतलब उन सब में कोई भी एकजुटता नहीं थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को आया दिमाग में एक आइडिया, उन्होंने बुलाया अपने एक एक्सपर्ट आदमी को। कौन था वो एक्सपर्ट आदमी, वो आदमी था एओ ह्यूम। ये एओ ह्यूम कब आए, एओ ह्यूम आए 1885 के अंदर इंडिया में आ गए। इन भाई साहब को काम दिया गया, ये भाई साहब क्या थे, ये ऑलरेडी ये भी एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश उसके अंदर। तो जब इनको काम दिया गया कि भाई साहब आप एक संस्था बनाओ, इस संस्था के अंदर ऐसे लोगों को लो जो ब्रिटिश सरकार की बातें मान सके और उनकी पॉलिसीज को जो भारतीय जनता उस तक अपना चीज पहुंचा सके। अच्छा, जब कोई भी एक ऐसी संस्था बनेगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें 100% भाई ऐसे चाटुकार लोग और इसी तरीके के लोगों को ले जाए, कुछ हो सकता है उसमें अगेंस्ट जाने वाले लोग भी हो। तो इन भाई साहब ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया आईएनसी। क्या बोला गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय
कांग्रेस बोला गया। इसके अंदर ज्यादातर कौन कौन से लोग, इसके अंदर ज्यादातर इन लोगों ने मॉडरेट लोगों को लिया। मॉडरेट बोले तो नरम दल के लोगों को, नरम दल के लोगों को इन लोगों ने इसमें शामिल किया। अब जब नरम दल के लोग थे तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी आएंगे, तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोगों को भी भाई लेना पड़ गया। जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनको क्या बोलते हैं, उनको गरम दल का नेता, गरम दल भी बोलते हैं। अब एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल, आप जानते होंगे लाल मतलब लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। तो मतलब ये जो लोग थे ये कौन थे, ये गरम दल के नेता हुए। जो नरम दल थे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले और भी बहुत सारे नेता थे। तो अब जब ये आईएनसी इस तरीके की बनाई गई तो आईएनसी क्या करती थी कि भाई ब्रिटिश सरकार ने कोई भी पॉलिसी लेके आई, उस पॉलिसी को लेके भारतीय जनता तक पहुंचाती रहती थी। अब इस आईएनसी का क्या किया जाता था, हाँ भाई हर साल एक साल में लगभग एक सेशन कराते थे। अब आप ये चीज सोचो, पूरे साल में एक सेशन हो रहा है भाई साहब। अब उस एक सेशन में सबको सबकी अपनी परेशानियां भी बतानी है, सबकी परेशानियां एड्रेस भी होनी है। तो मतलब एक तरह से जो भारतीय लोगों को ये एक पागल बनाने का जरिया था। क्या था, पागल बनाने का जरिया हो गया ये। तो अब क्या किया गया, जब भारतीयों को ये चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी, इनकी पॉलिसीज क्या थी मॉडरेटर्स की, इन नरम दल के नेताओं की, कि प्रेयर करो और पेटिशन दो, मतलब या तो प्रार्थना करो या एक याचिका लगा दो कि भाई साहब हमसे ये काम नहीं हो रहे, जनता इस चीज से रुष्ट है, आप इस चीज को सुधार दीजिए। तो इससे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा रोष पैदा हो गया कि आप करते क्या हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, हर चीज में आप पेटिशन ही लगा के दे देते हो, याचिका ही देते रहते हो, या हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो और अपनी बात मनवा नहीं पाते हो। तो इस तरीके से पूरे समाज में एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक अनरेस्ट आ गया। जब ये अनरेस्ट आया तो भाई जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कहीं ना कहीं ये चीजें महसूस होने लगी, एडमिनिस्ट्रेशन और इस सब चीज के लिए। अब क्या हो रहा था भारत के अंदर, ये भारत का नक्शा है 1904 का, 1904 का ये भारतीय मैप है। अब इस मैप के अंदर क्या आपने ये चीज देखी होगी, उस टाइम पर बंगाल को एक इंटेलेक्चुअल स्टेट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इंटेलेक्चुअल स्टेट, मतलब बुद्धिजीवियों का गढ़। क्या बोला जाता, बुद्धिजीवियों का गढ़, मतलब जितने भी आईसीएस सिविल सर्वेंट वगैरह हो रहे थे और बड़े बड़े लोग जो हो रहे थे वो ज्यादातर बंगाल से होकर निकल रहे थे, जिसकी वजह से बंगाल एक किसी भी संग्राम का या किसी भी विद्रोह का या किसी भी ऐसी चीज का जो ब्रिटिश सरकार के लिए खतरा है उसका एक गढ़ बनता जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम मिसमैनेज, क्योंकि ये बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत बड़ा राज्य है, हम ऐसा करते हैं, हम इसको बाइफरकेट करते हैं। क्या करते हैं, बाइफरकेट। कितने पार्ट्स में, इसको हम बाइफरकेट करेंगे 2 पार्ट्स में, एक ईस्ट और एक वेस्ट। इसके लिए क्या, इसके लिए वो लेके आए किसको, चचा कर्जन को। किसको लेके आए, चचा कर्जन को। अब ये चचा कर्जन कैसे थे, ये बिल्कुल भी सीधे नहीं थे, ये बहुत ही एग्रेसिव थे, इनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। तो इन्होंने क्या किया, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल का 2 पार्ट में बाइफरकेशन कर दिया। अब जैसे ये बाइफरकेशन हुआ पूरे समाज में, भारतीय समाज में उथल पुथल हो गई कि ये क्या हमारे देश को धीरे धीरे करके काटा जा रहा है। उसके लिए क्या पॉलिसी दी गई कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से ये बहुत बड़ा राज्य, हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको 2 पार्ट में विभाजित करना पड़ेगा। विभाजन का रीजन भी क्या था कि धीरे धीरे करके ये लोग चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम होना स्टार्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, इसमें ज्यादातर हिंदू लोग रहते थे। यहां तक इनकी बात चलने लगी। अब हो गया पूरे भारत में लोगों का दिमाग खराब कि भाई साहब ये क्या, चचा ने तो ये गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी, पूरा पार्टीशन कर दिया। अब इसको तोड़ने के लिए क्या हर साल क्या होता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता था। सेशन किस लिए कि भाई अब ये विद्रोह जब बढ़े नहीं तो पहली पॉलिसी कर दी है, 20 साल पहले निकाल रहा है। क्या 1885 में क्या कर दिया, कांग्रेस की स्थापना कर दी। क्यों, ऐसा अगर कोई भी काम करे तो उसको विद्रोह बढ़े नहीं रोका नहीं। तो बिल्कुल कांग्रेस अपना पूरा काम कर रही थी। क्या इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन क्या पास किया कि जो भी ये पार्टीशन हुआ है, इस पार्टीशन का विद्रोह जो भी होगा वो सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेगा। क्या रहेगा, बंगाल तक सीमित रहेगा, कहीं और आगे नहीं जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी और एक आंदोलन से एक आह्वान किया कि हम पूरे देश में जो भी कुछ करेंगे सिर्फ स्वदेशी चीजों का यूज करेंगे और जितनी विदेशी चीजें हैं उन सबका हम बहिष्कार करेंगे। और इस बात को ध्यान रखिए, अभी तक नेशनल टाइगर नहीं आया है। अभी एकता टाइगर कब आएगा, गांधी जी बाद में आएंगे। अभी ये क्या, ये गांधी जी के बिना चलने वाला एक आंदोलन है। तो क्या यहाँ स्वदेशी लोगों ने बहिष्कार शुरू किया, कपड़ों का बहिष्कार शुरू कर दिया, लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने अपनी नौकरियां त्याग दी। क्यों, क्योंकि वो स्वदेशी का वो करने। अब यहां पर क्या होने लगा, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो एक सेफ्टी वॉल्व बना रखा था उसको कि भाई प्रेशर ना जनरेट ना हो पाए पूरी इंडिया के अंदर। तो उन्होंने क्या कि यहां पर थे नरम दल के नेता, क्या थे यहां पर नरम दल के नेता, और यहां पर थे गरम दल के नेता। ये कह रहे थे बंगाल में रखो खाली, ये कह रहे थे कि भाई पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि भाई बंगाल है, बंगाल कोई बंगाल का पार्ट नहीं, पूरे देश का पार्ट है, पूरे देश में इस चीज के लिए आंदोलन चाहिए।
तो इस चीज को क्या करा गया, सिमटा के रखा गया बंगाल तक। कुछ कुछ पार्ट्स में, भारत के पार्ट्स में इस चीज का आंदोलन हुआ, पर मेजोरिटी इसको इसमें सिमटा के रखा गया। तो क्या हुआ, जो भी ये बाइफर्केशन हुआ था उसमें यहां से क्या है, 1857 के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने ये चीज देखा कि हिंदू मुस्लिम की अगर यूनिटी रहती है तो उससे उनको बहुत खतरा रहता है, तो उन्होंने क्या, उन्होंने धीरे धीरे करके भारतीय समाज में इस चीज के बीज बोना शुरू करे कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाए। वो दीवार के लिए उन्होंने सबसे पहले ये पार्टीशन से काम स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग बनाने के लिए उन्होंने तीन लोग को इस तरीके के सजेशंस दिए कि भाई आप आओ, क्योंकि आईएनसी एक तरीके से हिंदुओं की पार्टी है। इसको अज्यूम कराया गया, क्या अज्यूम कराया गया कि ये हिंदुओं की पार्टी है, क्या हिंदू पार्टी, हिंदू की पार्टी है, तो भाई आपके लिए, आपका क्या है, आपको भी अपने लिए एक मुस्लिम पार्टी बनानी चाहिए। तो उनको बुलाया, तो भाई साहब 3 लोग आए, सलीमुल्लाह और मोइनुल हक टाइप के लोग, तीनों लोग पहुंचे। अब इन लोगों ने पहुंच के क्या भैया उनको पेटिशन दी कि हमें मुस्लिम लीग तैयार करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया कर लो, ये तो हम चाहते ही थे। तो उन्होंने क्या किया, 1906 के अंदर एक मुस्लिम लीग जाके तैयार करवा दी। अब आप देखो इस चीज में कैसे करके एक सेपरेशन क्रिएट किया जा रहा है। आईएनसी को क्या बता देगा, हिंदुओं की पार्टी, जबकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो आईएनसी के अंदर थे, पर नहीं बताया कि तो मुस्लिम लीग एक बनवा दी। अब जब मुस्लिम लीग होगी तो मुस्लिमों को कहने को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब क्या चल रहा था कांग्रेस के अंदर, 1905 में तो भाई साहब हमने सुन लिया क्या कि चलो नरम दल के लिए लोगों की बात मान ली, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट को रखा गया, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। अब बात आती है 1906 के अंदर। अब 1906 में क्या हुआ, फिर नरम दल गरम दल के नेताओं की लड़ाई आपस में कि नहीं भाई साहब प्रेसिडेंट तो हमारा होगा, नहीं हमारा होगा। अब दोनों लड़ने लगे। अब क्या हुआ, इसमें नरम दल वाले लोगों ने क्या चली, एक चाल चली। क्या चाल चली, उन्होंने कहा अब लेके आता हूं अपने दद्दू को। किसको, दद्दू को। दद्दू कौन, दद्दू इस दादा भाई नेहरू जी। कौन दद्दू, दद्दू इस दादा भाई नेहरू जी। अब क्योंकि दद्दू दादा भाई नेहरू जी जो थे वो क्या थे, वो सब में रेस्पेक्टफुल थे, नरम दल के नेताओं के लिए भी और गरम दल के नेताओं के लिए भी। तो भाई गरम दल के नेताओं ने, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, इन लोगों ने भी क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है भैया हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, तो ठीक है इस बार प्रेसिडेंट उनको ही बना दो, नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर हम अपना बंदा लेके आएंगे। तो भैया चलो नरम दल वालों ने सोचा इस बार का साल कट गया, अगली बार तो अगली बार देखेंगे। अब फिर आता भैया अगली बार 1907 के अंदर, अब फिर वही कहानी, गरम दल वाले बोले भैया हमारा बनेगा। कौन बनेगा, बाल गंगाधर तिलक बनेगा। उधर से ये बोले ना हमारा बंदा बनेगा, हमारा दल नरम दल का नेता बनेगा। तो उन्होंने कहा ना हम नहीं बनने देंगे। इससे क्या हुआ, उन्होंने फिर गरम दल वालों ने बोला कि नहीं अगर आप ऐसा करोगे अब हम इस कांग्रेस में नहीं रहेंगे, अब हम अलग होके जा रहे हैं। तो वो जो एक विभाजन हुआ है किसमें, मॉडरेटर्स में प्लस एक्सट्रीमिस्ट में, वो विभाजन कहलाया है सूरत का विभाजन। सूरत क्या है, सूरत पर यह सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां पर जो एक विभाजन हुआ इसको सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए क्या, क्योंकि मॉडरेटर किसके पसंद के लोग थे, ब्रिटिश सरकार के पसंद के लोग थे। तो क्या ब्रिटिश सरकार ने इनको ऑप्रेस करने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो आईएनसी से बाहर निकले, उनको सबको डिटेंशन में डाला, चलो भैया जेल में आओ। क्यों, क्योंकि उन्हें मॉडरेटर्स को भी तो ऊपर दिखाना था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मॉडरेटर्स को ऊपर दिखा और एक्सट्रीमिस्ट को सबको ज्यादातर को डिटेंशन सेंटर में ले गए। अब देखो 1906 में क्या हुआ है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मतलब बीज बो के बढ़ा दिया। अब यहां तक तो रुक के काम चलेगा नहीं, इससे सेपरेशन थोड़ी आया। तो अब वो लेके आए क्या, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या लेके आए, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ताकि थोड़ा सा सेपरेशन और बढ़े। तो इस मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या लेके आए, इसमें ये साहब लेके आए सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या लेके आए, सेपरेट इलेक्टोरेट। इट मींस कि अगर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, तो ये कहने लगे कि भैया मुस्लिम्स का हम सेपरेट इलेक्शन करवाएंगे, उनका नेता अपना अलग चुना जाएगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हम अलग चुन देंगे और हिंदुओं को इन पर वोट डालने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट उनका बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि भाई बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीधी सीधी आईएनसी और इन सबके हाथों से चली गई। तो इसका लिए तो भाई मॉडरेटर्स को भी वो चीज लगी कि ये क्या, ये तो हमारे भी हाथ से सब कुछ चला है, तो ये भी इसके अगेंस्ट हो गए कि ना हम साहब ये तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो क्या हुआ, आईएनसी ने इस चीज को बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम सेपरेट इलेक्टोरेट को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करते और हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ऐसी भी कोई चीज है, हम तो अपने पुराने पे ही चलेंगे जो पुराना तरीका चल रहा था। तो क्या आप ये चीज देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हिंदू मुस्लिम में जो बाइफर्केशन करना है उसके लिए ब्रिटिश सरकार किस किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से प्रोसेस में लगी हुई थी कि पहले भाई मुस्लिम लीग बना दी, उसका सेपरेट इलेक्टोरेट ले आए। अब क्या हो रहा था, उस टाइम पर 1911 के अंदर किंग जॉर्ज V और उनकी क्वीन भारत आनी थी। तो उस टाइम पर जो भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। अब जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने, इनका काम में था, इनको था पूरा अरेंजमेंट वगैरह करना, आवा भगत में लगे हुए थे। तो इन्होंने पूरा वहां पर एक
इवेंट करवाया, जिसको हम पूरे इवेंट को दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। तो यहां तक आज के लेक्चर में हम यहां तक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद के लेक्चर्स में हम इसके आगे देखेंगे आगे क्या क्या इवेंट्स हुए। होने को मैं इस लेक्चर में आपको और भी बाकी इवेंट्स बता देता, इस लेक्चर को लंबा भी कर सकता था, पर जैसा मेरा सोचना है कि अगर हम छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू आपको हिस्ट्री समझाने की कोशिश करेंगे, कहानी बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको बोरियत नहीं होगी और आप बहुत इजीली इस पूरी हिस्ट्री का बैकग्राउंड समझ सकेंगे। कोई भी कॉपी पेन लेने की जरूरत नहीं है इन 2-3 लेक्चर्स में। इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड स्टोरी कि पूरे इवेंट, पूरे भारत देश में उस समय क्या क्या इवेंट हो रहे थे। जब तक आप वो चीज नहीं समझेंगे आपको हिस्ट्री समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाद में जब हम डिटेल में करेंगे तब आप कॉपी पेन लेके सारे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।